तो क्या एनआईए की 48 घंटे की सख्त कस्टडी में रहने के बाद तहव्वुर राणा ने राज उगलने शुरू कर दिए हैं? क्या तहव्वुर राणा ने एनआईए को यह बता दिया है कि 2008 26 नवंबर के हमलों के दौरान एक कॉन्स्पिरेसी जो रची गई कि हिंदुस्तान में यह हिंदू आतंकवाद का सबसे चरम रूप है और 26/11 का हमला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश है? आखिर इस पूरी कहानी को भारत के अंदर प्लॉट करने वाले लोग कौन थे? जब आईएसआई के द्वारा हिंदुस्तान में एक ब्लास्ट करवाया गया, पाकिस्तानी सेना का एक मेजर इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड बनाया गया और इसके अलावा सीआईए और आईएसआई के कोवर्ट ऑपरेशन का नाम आया, लश्कर का नाम आया। उसके बावजूद भारत में कौन वो लोग थे जो यह साबित करने पर तुले थे कि पाकिस्तान तो साफ सुथरा है, इस्लाम का तो आतंकवाद से कोई लेना ही देना नहीं है, हिंदुस्तान में तो आतंकवाद फैलाने वाले लोग हिंदू हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अशोक सिंघल हैं। ये बातें कौन कर रहा था, जिनमें नाम राहुल गांधी से लेकर के दिग्विजय सिंह, तत्कालीन देश के गृह मंत्री से लेकर के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे और साथ ही साथ नाम एक पत्रकार था। इस वीडियो में हम परत दर परत से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर 26/11/2008 के हमलों की कहानी में भगवा आतंकवाद को कैसे जोड़ दिया गया। समझौता एक्सप्रेस में बम फटा हो या हैदराबाद के मक्का मस्जिद में बम फटा हो, ये सारा के सारे अभिनव भारत संघ जो आरएसएस की एक शाखा है उसी के लोग शामिल हैं। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं अजमल आमिर कसाब की कहानी, जिसके जरिए हिंदुस्तान में रचा गया भगवा आतंकवाद का सबसे बड़ा प्लॉट। एक तस्वीर है टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटो जर्नलिस्ट के द्वारा सीएसटी बस स्टैंड की तस्वीर खींची गई, जहां पर अजमल आमिर कसाब के हाथ में AK-47 है और जिन हाथों ने AK-47 पकड़ रखे हैं उसके हाथों में ऐसा ही कुछ भगवा रक्षा बंधा हुआ है, जिसके जरिए यह देखने में लगता है कि यह AK-47 रखने वाला व्यक्ति कोई जन्म से हिंदू होगा। और कैसे ना माना जाए इस चीज को, जब भारत में आतंकवादी हमला करके भारत की आर्थिक राजधानी को दहला देने वाले आतंकवादी की पहचान ये तैयार कर दी गई हो कि उसका असल नाम तो अजमल आमिर कसाब है ही नहीं, उसका असल नाम समीर दिनेश चौधरी है। वो हैदराबाद के अरुणोदय डिग्री कॉलेज का पढ़ने वाला एक छात्र बना दिया गया और उसके घर का बाकायदा पता बताया गया 254 टीचर्स कॉलोनी, बंगलौर। ये कहानी अजमल आमिर कसाब की हो सकती थी अगर तुकाराम ओम्बले ने अपनी छाती लगा करके उसकी गोलियों को नहीं रोका होता और जिंदा अजमल कसाब को नहीं पकड़ा होता। ये पूरी कहानी उस समय मुंबई की क्राइम ब्रांच जो पुलिस की है उसके जॉइंट कमिश्नर रहे राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में लिखा है। लेट मी से इट नाउ का मतलब होता है कि तब तो तुमने मेरे मुंह पर ताला लगा रखा था, लेकिन अब मुझे कह लेने दो। और जब वो कह रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से 26/11 के हमले में अगर कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो आज भारत में हिंदू सबसे बड़ी आतंकवादी कौम बन जाती। और अगर अब भी किसी को यह अकाउंट कमजोर लगता है तो मैं अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के हवाले से आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने अपनी पुस्तक में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ 26/11 हमलों पर हुई चर्चा का जिक्र करते हुए लिखा कि मैंने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री महान अर्थशास्त्री मरहूम डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि तत्कालीन एक बहुत बड़े सर्कस का गुलाम बन चुके थे जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही थी, उन्होंने जवाब दिया कि अगर हमने अभी पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा दिए, पाकिस्तान के खिलाफ जांच की दिशा मोड़ दी, तो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ हो सकता है। इसलिए भगवा आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ दिया गया। विडंबना देखिए कि आज जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है, वक्फ को लेकर के रो रो करके हालत खराब हो जाती है,
उसकी सरकार का एक मुखिया एक सबसे बड़ी प्रभावशाली सरकार के मुखिया के सामने ये कह रहा है कि हम राजनीतिक लाभ हानि को कैलकुलेट करते हुए अपने देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की जांच कर रहे हैं। यहां तक अगर आपको बात नहीं समझ में आती है तो फिर इस किस्से को और गहराई में लेकर के चलते हैं उस मौके की तरफ जब 26/11 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश नाम से एक पुस्तक का राष्ट्रीय स्तर पर विमोचन किया जाता है, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह होते हैं। उस समय भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाने का दावा और कॉपी करके हिंदुस्तान में फिल्में और इस्लामिक तरीके से फिल्में बनाने के लिए मशहूर महेश भट्ट मौजूद होते हैं। उनकी मौजूदगी में इस किताब को लॉन्च किया जाता है। इस किताब की थोड़ा सच्चाइयां आपको जाननी चाहिए और लिखने वाले व्यक्ति के बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए। सबसे पहले उन्हीं महाशय के परिचय से शुरू करते हैं। अजीज बनर्जी उर्दू पत्रकार थे, 5 अखबारों के मालिक थे और साल 2009 में, इनकी करीबी का अंदाजा लगाइए, साल 2009 में भारत के प्रधानमंत्री मिस्र और फ्रांस के दौरे पर गए थे। यह व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा था जो फ्रांस और मिस्र के दौरे पर उनके साथ साथ घूम रहा था। इनको सम्मान भी दिया गया इनके अखबार के 25 वर्ष पूरे होने के लिए कि उर्दू पत्रकारिता में कितना शानदार इन्होंने काम किया। शानदार क्या काम किया इन्होंने 2 वर्षों तक, 2008 में हमला हुआ और 2010 तक लगातार अपने अखबारों में ये लेख लिखे, लगातार ये बताया। कभी बताते कि भारतीय सेना ने तत्कालीन एटीएस चीफ हेमंत करकरे की हत्या करवाई और 26/11 के हमले के लिए भारतीय सेना जिम्मेदार है। 2009 में एक लेख लिखा कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस की मिली भगत के आधार पर 26/11 का हमला करवाया गया है। इन्होंने यह भी बताया कि सीएसटी रेलवे स्टेशन, जिसकी तस्वीर आपको हमने शुरू में दिखाई, जिसमें अजमल कसाब के हाथ में भगवा कलावा बंधा हुआ है, उसके बारे में यह व्यक्ति कहता है कि सीएसटी रेलवे स्टेशन पर जो फायरिंग हुई थी वो दरअसल अजमल कसाब ने नहीं करी थी, बल्कि मुंबई पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पहले फायरिंग करी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अजमल कसाब को उस स्टेशन पर और सीसीटीवी के सामने लेकर के आते हैं। यह व्यक्ति वो था जिसे मनमोहन सिंह लगातार पुरस्कृत कर रहे थे और इस पुरस्कार का उसने उपकार कैसे उतारा। साल 2010 में एक बाकायदा किताब व्यक्ति लिखता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश 26/11, और इसके लिए जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक अदालत का दरवाजा खटखटाती है तो पूरी बेशर्मी के साथ यह व्यक्ति माफी मांगता है और अपने अखबार के पहले पन्ने पर यह लिखता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तथ्यों को ध्यान में नहीं लिया और मैं ऐसे कर दिया। अब ये व्यक्ति एक हो गया, एक कल्प्रिट हो गया। अब इसके अलावा आपको बताते हैं एटीएस चीफ हेमंत करकरे, और मैं पूरी इज्जत करता हूं एटीएस चीफ हेमंत करकरे की, उन्होंने शहादत दी हिंदुस्तान के लिए, आतंकवादियों के हाथों मारे गए, लेकिन उनका राजनीतिक इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैसे किया गया। महासचिव जो थे कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह, जो इस पुस्तक के लॉन्च में मौजूद थे, उन्होंने यह बताया कि एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने 26/11 का हमला होने के 2 घंटे पहले मुझे फोन करके बताया था कि चूंकि मैं मालेगांव ब्लास्ट, जिसमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और स्वामी असीमानंद जैसे लोगों को शामिल किया गया था, उसकी भी कहानी कभी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरह से वहां से चीजें जुड़ करके आती हैं। एटीएस चीफ दिग्विजय सिंह को बता रहे हैं कि मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी मेरी जान ले लेना चाहते हैं, और अजीब विडंबना है, 2 घंटे के बाद इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा एटीएस चीफ हेमंत करकरे की हत्या कर दी गई। सवाल यह है कि एटीएस चीफ हेमंत करकरे की हत्या इस्लामिक आतंकवादियों ने करी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने प्रचारित किया कि साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, स्वामी असीमानंद जैसे हिंदूवादी आतंकवादी कर्नल पुरोहित की हत्या करना चाहते थे। यह विडंबना है। विडंबना तो अभी आपको और दिखाई देगी। आप एक गृह मंत्री से क्या उम्मीद करते हैं? आज अमित शाह सदन में रहते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ संविधान की बात करते हैं और कानून की बात करते हैं, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे साहब का बयान सुनिए। उन्होंने होम मिनिस्टर रहते हुए यह कहा कि भगवा आतंकवाद हिंदुस्तान में चल रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराती है, उसकी ट्रेनिंग मुहैया करवाती है। अब्दुल रहमान अंतुले, जो उस समय की केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे, उन्होंने यह कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हेमंत करकरे एटीएस चीफ को मरवाया है। राहुल गांधी
आज मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। इन्होंने एक अमेरिकी एम्बेसडर के सामने इस बात को स्वीकार किया था कि इस्लामिक आतंकवाद से बड़ा खतरा भारत में भगवा आतंकवाद है। किस दर्जे की, किस आला दर्जे की तैयारी थी, जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर का 5-5 अखबारों का मालिक पत्रकार, जिसकी सीधी पहुंच प्रधानमंत्री के साथ में है, प्रधानमंत्री के साथ डेलीगेशन में जाता है, सम्मान प्राप्त करता है। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा राजनेता, तत्कालीन कांग्रेस पार्टी का महासचिव, तत्काल सरकार का गृह मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री, ये सब लोग मिल करके एक टर्म कॉइन करने की कोशिश कर रहे थे, भगवा आतंकवाद। अब इस कहानी के एक और हिस्से में आते हैं, मीडिया पर सवाल करते हैं। एनडीटीवी में उस समय रवीश कुमार का जलवा हुआ करता था, जो रवीश कुमार आज अपने यूट्यूब चैनल पर बैठ करके ये कहते हैं कि टीवी चैनल हिंदू मुसलमान चलवा रहा था। लीजिए एक तस्वीर देखिए। कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव शुक्ला, जो खुद एक न्यूज चैनल के मालिक हैं, वो हिंदू आतंकवाद के टर्म को टीवी पर बैठ करके नॉर्मलाइज कर रहे थे। एनडीटीवी अपना प्लेटफॉर्म दे रहा था। मालेगांव ब्लास्ट, मोडासा ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, अजमेर दरगाह का ब्लास्ट, इन सभी में हिंदू आतंकवाद का नाम टर्म कॉइन किया गया। किस स्तर तक जाकर के कॉइन किया गया? समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट पाकिस्तान ने करवाया था। आईएसआई का यह ऑपरेशन था, उसमें आरोपी पाकिस्तान के रहने वाले थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है, भारत में मुकदमा चलाया जाता है, और अचानक से एक तारीख आती है, भारत सरकार उनको न सिर्फ छोड़ती है बल्कि पाकिस्तान रवाना कर देती है और नया केस बनाया जाता है, नए ढंग से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाता है। साध्वी प्रज्ञा स्वामी, असीमानंद, कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को 3rd डिग्री बुरे से बुरा टॉर्चर दिया जाता है, और उस टॉर्चर में शामिल होते हैं एटीएस चीफ हेमंत करकरे। मैं कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता हूं, लेकिन कई बार ये गंभीर प्रश्न होते हैं कि क्या हमारी सेना के भीतर, क्या हमारी देश के भीतर, क्या हमारे अधिकारियों के अंदर जो बाबूगिरी की जिनको आदत लग जाती है, जिनको राजनीतिक प्रभाव के नीचे दब जाने की आदत लग जाती है, क्या वो कई बार देश की अस्मिता, देश के सम्मान, देश की सुरक्षा से समझौता कर लेते हैं? ये प्रश्न के जवाब नहीं मिले हैं। इन प्रश्नों के जवाबों का ही इंतजार हम कर रहे हैं तहव्वुर राणा के जरिए, कि तहव्वुर राणा इस पूरी कहानी को खोल करके बताए कि किस समय यूपीए 1 की सरकार ने मुसलमानों को हिंदुस्तान में अपीज करने के लिए, क्लीन चिट देने के लिए, प्रधानमंत्री जो आज नरेंद्र मोदी हैं उनके नाम को किस तरह से बर्बाद करने के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बर्बाद करने के लिए। कितने कांग्रेस पार्टी के लोग थे जो तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन करने की बात करते थे, क्योंकि 18-20% वोट का डर था इनको। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि हिंदुस्तान की सियासत वोट बैंक के चंगुल से जितना तेजी के साथ आजाद होगी, हम लोकतंत्र, बेहतर लोकतंत्र और बेहतर राष्ट्र की तरफ उतनी तेजी के साथ बढ़ेंगे। लेकिन अभी सवाल कि एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या बातें निकाल के सामने लाती है, तहव्वुर राणा के जरिए वो कौन से सच निकल के सामने आते हैं, क्या कभी इस पाप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत आधिकारिक रूप से मुक्त हो पाएगा? देखिए, भगवा आतंकवाद साबित नहीं हो पाया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी भी लगातार चलता हुआ प्रोपेगेंडा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के कई नेता अभी भी, पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस पार्टी के नेता हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने ये कहा कि तहव्वुर राणा को अच्छा वकील मिलना चाहिए। तो दिल में अभी भी धड़कन है इनके, और धड़क रहा है दिल। तो भारत सरकार और एजेंसियों को प्राथमिकता के साथ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने उस वक्त में, जब भारत की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, जानमाल की सुरक्षा, भारत की छवि को बचाना चाहिए था, उस समय पॉलिटिक्स खेल रहे थे। इन सारे गुनहगारों का नाम बाहर निकल के सामने आना चाहिए। हम सभी इंतजार करेंगे। बाकी आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमने कोशिश करी कि आखिर हिंदुस्तान में भगवा आतंकवाद जो टर्म कॉइन किया गया, वो किस यात्रा के साथ चल करके यहाँ पर पहुँचा, और अब रिजल्ट और अपना विश्लेषण करने के लिए आप सभी लोग स्वतंत्र हैं। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किन विषयों पर आप बातचीत करना चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं और उस पर चर्चा एक तरीके की जाए, वो कमेंट बॉक्स में आप उसका सुझाव दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।